तो नमस्कार एमआरियंस। तो आज हम आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम करेंगे इसका वन शॉट। जल्दी से फटाफट इसका क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं और जल्दी से एग्जाम के लिए तैयार होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले क्या करवा दिया है मैंने, इससे पहले कार्बेन्स कंपाउंड कंप्लीट हो चुका है, तो जिसने नहीं देखा उसका वन शॉट जाकर देख ले। तो फटाफट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रियल। तो सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा मैग्नेट। एक्चुअल में मैग्नेट होता क्या है? तो मैग्नेट क्या है? इट इज अ मटेरियल विच अट्रैक्ट आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। यानी कि ये एक मटेरियल होता है जो कि किसको, आयरन, कोबाल्ट और निकल जैसी चीजों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसके पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है और इसके पास रिपल्सिव प्रॉपर्टी भी होती है। ओके, नेक्स्ट क्या है? इट हैज टू पोल्स। दो पोल्स होते हैं, आपको पता ही है, नॉर्थ एंड साउथ। दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। लाइक पोल रिपेल ईच अदर। लाइक यानी कि सेम सेम पोल। जैसे मानो हमने अगर साउथ और साउथ को पास लाया, किसी बार मैग्नेट के साउथ और किसी दूसरी बार मैग्नेट के साउथ को पास लाया, तो क्या होगा? रिपल्शन, यानी कि ये फोर्स लगाकर एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। वहीं अगर अनलाइक पोल्स हैं, जैसे साउथ और नॉर्थ और साउथ हैं, जैसे अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे नॉर्थ साउथ, यानी कि साउथ और ये नॉर्थ, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, यानी कि अट्रैक्शन शो करेंगे। ओके, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है? मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि अकेला नॉर्थ या फिर अकेला साउथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर हम इसे यहाँ से ब्रेक करेंगे तो हमारा इस तरीके का आ जाएगा कि ये वाला पार्ट जो है नॉर्थ होगा और यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है नॉर्थ होगा और यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा साउथ। वहीं अगर इस वाले पार्ट की बात करें तो इधर क्या हो जाएगा, इधर साउथ था तो इधर नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा। यानी कि जैसे ही हम इसे ब्रेक करेंगे तो अपने आप ही उस जगह साउथ क्रिएट हो जाएगा और जहाँ पर ब्रेक किया तो यहाँ पर नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा। यानी कि मोनोपोल्स, अकेला नॉर्थ पोल या फिर अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, फिर है टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट मतलब तुम्हें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कैसे कैसे टाइप की मैग्नेट्स होती है। वैसे तो कई टाइप की होती है, लेकिन यहाँ पे मैं 3 टाइप की मैंने लिख रखी है। सबसे पहले है बार मैग्नेट, जो कि आप उसके साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर हो, जिसका यूज हम इस पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा हॉर्सशू मैग्नेट। आपने देखा ही होगा इस तरीके का। अगर आपने केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन लगा रखे हैं इसके, है ना, तो फिर आपने ये मैग्नेट जरूर देखी होगी। फिर है बॉल एंडेड मैग्नेट, यानी कि डंबल शेप मैग्नेट होती है। यानी कि इसके जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं बॉल शेप के होते हैं। तो इस टाइप के ये हमारे मैग्नेट की प्रॉपर्टी। तो जल्दी से फटाफट चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? आपको पता है, जब एक मैग्नेट के पास हम किसी भी आयरन वगैरह की चीज को लाएं तो वो क्या करती है, अट्रैक्शन शो करती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है और ये कोई सब्सटेंस है ना, ये कोई सब्सटेंस है, ये कोई मान लो आयरन का बार है मेरे पास, ये मैग्नेट है। अगर मैं इतनी दूर से रखूं तो क्या ये अट्रैक्शन शो करेगा? नहीं। इतनी दूर से नहीं, इतनी दूर से नहीं, इतनी दूर से फटाफट घुस जाएगा इसके अंदर, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि हर एक मैग्नेट का क्या होता है, एक रीजन होता है, एक स्पेस होता है, जहां पर क्या होगा कि अगर कोई उस स्पेस के अंदर आएगा तभी वो अट्रैक्शन शो करेगा। उसी को हम बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड है द स्पेस सराउंडिंग मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड। यानी कि मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जहां पर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। तो उस एरिया को, उस रीजन को, उस स्पेस को क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। ओके, तो समझ में आया मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन है किसी भी मैग्नेट के अराउंड, हमने अगर उस रीजन में घुसने की कोशिश करी, कोई ऑब्जेक्ट हमने उस रीजन में रख दिया, तो तब मैग्नेट उस पर अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन शो करती है। ओके, तो जैसे बार मैग्नेट का देखो ये एरिया है, अगर मैं इस यहाँ पर आयरन नेल रखूं एक, तो ये अट्रैक्शन शो नहीं करेगा क्योंकि वो इसके एरिया के अंदर नहीं है। और जैसे ही अगर मैं इसे इधर रख दूं तो फटाफट मैग्नेट से अट्रैक्ट करके अपने पास बुला लेगी। क्यों? क्योंकि ये इसके फील्ड के अंदर आ चुकी है। तो इस फील्ड को क्या बोला जा रहा है? इस फील्ड को बोला जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फिर चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। अब मैग्नेटिक फील्ड तो समझ लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं डेट शो दैट पाथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि क्या है ये, अब हमें ये तो पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड है, हर मैग्नेट का अपना अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक एग्जिस्ट करता है वो हमें बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जहां तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहुंचेंगी वहीं तक हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। जैसे मान लो ये है, ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहुंची है, तो ये ही इसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एरिया हो जाएगा, ये इतना सारा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जस्ट हमें आइडिया देती हैं, क्या देती है? आइडिया कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा कहाँ तक फैला हुआ है। ओके, तो सिंपल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में होती नहीं है, ये इमेजिनरी है। क्या है? इमेजिनरी। ऐसा नहीं है कि मैग्नेट को लाओगे तो उसके संग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्री आएंगी, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है जो कि हमें बताती है कि फोर्स कहाँ पर एग्जर्ट करेगा। जैसे
हमेशा याद रखना कि फोर्स, जैसे ये फोर्स हमेशा टेंजेंशियली एग्जिस्ट करता है। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल हम रखेंगे तो उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ओके, टेंजेंशियली। तो अगर हम क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो कि क्या है, डेट शो द पाथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जो कि मैग्नेटिक फोर्स का पाथ बताती है कि कहाँ पर फोर्स लगेगा, प्लस उसकी स्ट्रेंथ भी बताएगी कि कितनी तेजी से फोर्स लगेगा। पोल्स पर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, अगर नहीं पता तो अब हम इसके आगे पढ़ने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। तो जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। यानी कि क्या है, साउंड लिख दिया है मैंने गलती से, तो इसे बच्चों साउथ पोल कर लो, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा साउथ पोल, ठीक है। ओके, तो देखो नॉर्थ से हमेशा फील्ड लाइंस निकलेंगी, एरोस देखो निकलने वाले हैं और हमेशा साउथ में जाएंगी। तो यानी कि एंटर, चाहे कोई सी भी मैग्नेट हो, सिर्फ बार मैग्नेट ही नहीं, हॉर्सशू मैग्नेट हो, बॉल एंडेड मैग्नेट, किसी भी टाइप की मैग्नेट हो, हमेशा फील्ड लाइंस क्या निकलती है, नॉर्थ से निकलती है और कहाँ पे एंड करती है, साउथ से। ओके, फिर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप कर्व, या फिर लूप लिख सकते हैं, फिर कर्व लिख सकते हो। जैसे क्लोज कर्व, इसका मतलब क्या है कि देखो ये नॉर्थ से निकल रही है और कहाँ पे एंटर कर रही है, साउथ में, फिर साउथ पे ही एंड नहीं कर रही, फिर अंदर से साउथ से लेके नॉर्थ पे ट्रेवल कर रही है, यानी कि कुछ इस तरीके की शेप बन जाएगी, नॉर्थ से साउथ फिर साउथ से नॉर्थ, यानी कि क्लोज्ड शेप बन जाएगा। तो इसी को हमने बोला क्लोज्ड कर्व। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या बनाती है, क्लोज्ड कर्व बनाती है। फिर नेक्स्ट देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज मोर एट इट्स पोल। अब पोल पर क्या है, देखो पोल पर जो फील्ड लाइंस है वो बहुत ज्यादा है, यहाँ पर फील्ड लाइंस का कंसंट्रेशन क्या है, पोल्स पर बहुत बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जितनी ज्यादा, इस चीज को याद रखना, जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस क्या होंगी, पास पास होंगी, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी। यानी कि अगर यहाँ पर हम कोई कंपास रखते हैं या फिर कोई कंपास रखते हैं या फिर कोई भी चीज रखते हो, तो वहां उस पर फोर्स सबसे ज्यादा एक्सर्टेड होगा। ओके, यानी कि यहाँ पर अगर मान लो मैं ए पॉइंट मानूं, क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, मैंने ए पॉइंट माना, यहाँ बी पॉइंट माना, तो कहाँ पर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, तो पोल्स पर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि वहां पर फील्ड लाइंस पास पास है, तो वहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा, और जहां फील्ड लाइंस दूर दूर होती जाती है वहां पर फोर्स कम लगता है, यानी कि वहां पर स्ट्रेंथ कम है। फिर नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके पे तुम क्या कर सकते हो, स्टार लगा सकते हो, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका ये हर बार आता है और इसका रीजन भी पूछा जाता है, क्यों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काटती। देखो यहाँ पर देखो क्या है, कोई भी किसी को नहीं काटेगा, क्यों नहीं काटेगा, क्योंकि देखो एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या लिखा है, इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करते हैं तो, यानी कि अगर वो एक दूसरे को काटेंगी तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स। देखो यहाँ पर देखो ये एक सर्कल, ये एक कर्व है, तो यहाँ पर मैंने ये वाली टेंजेंट ड्रॉ करी, अब इसके लिए ये वाला एक कर्व है, तो इसके लिए मैंने ये वाली टेंजेंट ड्रॉ करी। तो हम क्या कर रहे हैं, सेम पॉइंट से दो टेंजेंट निकाल रहे हैं, ठीक है, विच गिव टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो कि दो डायरेक्शन शो कर रही है। यानी कि अगर मैंने कंपास रखा यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, मान लो वैसे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता नहीं है, मतलब एक तरीके से फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, लेकिन अगर मान लो ये इंटरसेक्ट कर रही है और अगर हमने यहाँ पे कंपास रखा है इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, तो यहाँ पर इस पे डिफ्लेक्शन कहाँ शो होगा, इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि कहाँ जाऊं, क्योंकि फोर्स तो वो दोनों साइड से लग रहा है, इधर भी और इधर भी। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जब भी हम क्या रखेंगे, कंपास रखेंगे, तो वो एक डायरेक्शन नहीं दे पाएगा। एक तरीके से ये है, मान लो कि मैं तुमसे ये कहना चाह रही हूँ कि तुम्हें क्या करना है, तुम बीच में खड़े हो और एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, और तुम एक सेम टाइम पे तुम्हें दोनों पे चलना है, ऐसा हो सकता है नहीं ना, कि हम एक ही टाइम पर दोनों रास्ते कवर कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही कंपास है हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर वो दोनों डायरेक्शन शो नहीं कर सकता। इस वजह से क्या होता है कि ये क्या है, एट द सेम टाइम, इसी वजह से फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके, तो इसका परफेक्ट आंसर ये रहा, आप इसको एग्जाम में लिख के आ सकते हो, तो इसे डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेके लर्न कर लेना। ओके, नेक्स्ट है, अब एक्चुअल में चैप्टर स्टार्ट होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो भी सब चीज थी वो तो अभी बेसिक चीजें हम इकट्ठा कर रहे थे, जो कि हमें बाद में समझ में आए, है ना, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब चैप्टर एक्चुअल में स्टार्ट होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो मैग्नेट एक नेचुरल मैग्नेट होती है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे थे, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट, इस टाइप की मैग्नेट होती है। और एक मैग्नेट, यानी कि पहले लोग क्या सोचते थे कि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि सिर्फ अट्रैक्ट कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट कर सकती है। लेकिन जब किसी वायर में करंट फ्लो किया गया एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो फिर देखा गया कि अब वो सिर्फ वायर नहीं रहा, अब वो क्या बन चुका है, मैग्नेट। यानी कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी कि किसी वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, तो अब वो क्या नहीं है, अब वो सिर्फ वायर नहीं है, अब वो मैग्नेट बन चुका है। ओके, तो अब इधर देखिए डायग्राम क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से क्या है, करंट फ्लो किया गया
है, तो इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस कर लेता है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट कर सकती है। तो यानी कि दिस फिनोमेना इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि फिर ये कंडक्टर जो है किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह। यानी कि अगर हम यदि किसी कंडक्टर में से करंट को फ्लो करवाते हैं तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। जैसे इधर देखो हमने क्या है, एक दो डायग्राम लिए हैं, ये डायग्राम ए है और ये डायग्राम बी है। अब देखो क्या है, यहाँ पर देखो करंट नीचे डायरेक्शन में जा रहा है, ये है, ये इस वायर को देखो करंट क्या जा रहा है इसमें, नीचे वाली डायरेक्शन में। तो अब ये क्या हो रहा, मैंने क्या बोला, जिस भी कंडक्टर में हमने करंट फ्लो करवा दिया तो अब वो क्या रहे, अब वो क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। अब वो सिर्फ वायर नहीं रहा, वो क्या बन गया, मैग्नेट। तो अब यहाँ पे जब हम कंपास रखते हैं तो डिफ्लेक्शन शो होगा, यानी कि मैग्नेट की निडल क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, है ना। अब देखो नेक्स्ट, अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, अब पहले नीचे था अब अपवर्ड हो गया, अब देखो अब ये दूसरी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तुम्हें पता ही है कि कंपास की निडल किसकी होती है, मैग्नेट की बनी होती है। एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट पे फोर्स लगाती है, तो वही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये एक मैग्नेट बन गई और ये इस छोटी सी मैग्नेट पे क्या लगा रही है, फोर्स, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि करंट भी क्या कर सकता है, अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। तो इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो पढ़ ली हमने, है ना। अब हम पढ़ने वाले मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट कंडक्टर में कैसे कैसे प्रोड्यूस होती हैं अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर में पास कराएं। जैसे सबसे पहले हमने पास कराया स्ट्रेट कंडक्टर में, यानी कि स्ट्रेट वायर में। जब स्ट्रेट वायर में पास कराई जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर कैसे बनेंगे, कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, कोसेंट्रिक सर्कल, यानी कि उस सर्कल का सेंटर सेम रहेगा और ये फील्ड लाइन इसके आसपास ऐसे घूमती रहेंगी। ओके, अब एक चीज और आती है कि अगर ये मैग्नेट है, करंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो क्या हम इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे बार मैग्नेट वगैरह तो परमानेंट मैग्नेट है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वही रहेगी, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज करनी है तो करंट को इंक्रीज कर दो, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दो, यानी कि वायर को और मोटा कर लो, है ना। फिर तीसरा है डिस्टेंस। मैग्नेटिक फील्ड किस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मान लो ये वायर है, वायर से दूरी बढ़ती जाएगी तो फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में करंट ही तो सोर्स है, करंट ही तो प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो वायर से यानी कि करंट से अगर फील्ड लाइंस दूर हो गई तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी। ओके, तो ये होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं लूप पर। अब कोसेंट्रिक लूप का देखो क्या है, ये भी कोसेंट्रिक सर्कल बनाते हैं और इसका भी सेम रहेगा कि स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो करंट बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, या फिर रेडियस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि स्ट्रेंथ जो होती है वही वाला सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि जो रेडियस है, यानी कि इसकी ये जो सर्कुलर लूप है इस तरीके से बन रहा है, तो यानी कि इसकी रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, ये वाला ऐसे ऐसे इंक्रीज होती जाएगी, तो ऐसे ऐसे इसकी स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब राइट एंड थंब रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बताएगा कि एक्चुअल में ये फील्ड लाइंस बन रही है तो ये किस डायरेक्शन में बनेंगी, है ना। तो राइट एंड थंब रूल क्या देता है, इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग वायर, यानी कि हमें लेट एज एज्यूम करना है कि ये हमारा राइट हैंड है, तुम्हारी साइड से मेरा राइट हैंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, तो मान लीजिए ये आपका राइट हैंड है, तो इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग वायर इन अवर हैंड सच दैट थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड, यानी कि इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें एक वायर पकड़ना है। जैसे मान लो ये मार्कर है तो करंट ऊपर जा रहा है, क्या जा रहा है, करंट ऊपर, तो हमें इस तरीके से पकड़ना है कि जो हमारा थंब है वो क्या करेगा, वो डायरेक्शन किसकी शो करेगा, करंट की। किसकी शो करेगा, करंट की डायरेक्शन शो करेगा। प्लस जो फिंगर्स एन सर्कल करेंगी, यो ऐसे घूमेंगी, क्या करेंगी, ये थंब हो गया, ये ऐसे एन सर्कल करेंगी, तो वो हमें देंगी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। अब इसे करते हैं, है ना, ये थंब समझ में आ गया। अब देखो क्या करेंगे, जैसे ये वायर, ये है हमारा, क्या है, ये देखो करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, क्या जा रहा है, ऊपर, तो ये वायर है, राइट हैंड थंब ये रहा मेरा, तो फिर मैंने क्या किया, करंट, यानी कि थंब को ऐसे रखना है, थंब को किसकी डायरेक्शन में रखना है, करंट की डायरेक्शन में, तो करंट जा रहा है ऊपर। अब फिंगर्स को देखो कैसे एनसर्कल कर रही है, इस तरीके से, यानी कि करंट ये रहा ऊपर और ऐसे इस तरीके से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी ऐसे जाती है लेकिन हमारी फिंगर्स कैसे जा रही है, इस तरीके से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हम इसकी डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं, हाँ। अगर करंट उल्टा हो गया, मान लो करंट उल्टा हो गया, तो अब मुझे थंब नीचे रखना पड़ेगा क्योंकि थंब करंट की डायरेक्शन में होगा, तो थंब हमने रख लिया नीचे। तो अब एनसर्कल करो, अब देखो इस तरीके से एनसर्कल हो रही है, यानी कि इस वाली फील्ड में, यानी कि घड़ी के ऐसे, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो यानी कि हम फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। सेम चीज इसमें हो जाएगी। देखो क्या है कि एक्चुअल में क्या है, अब देखो यहाँ पर ये हमारा सर्कुलर लूप है, ये स्ट्रेट वायर की तरह काम करेगा। अगर हम बहुत बहुत ज्यादा जूम कर ले इस चीज को तो इस तरीके के हो जाएगा ये, तो ये भी स्ट्रेट वायर की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पर इस वाले टर्मिनल पे देखो करंट ऊपर,
अब हमने थंब रखा ऊपर डायरेक्शन में, यानी करंट ऊपर जा रहा है, तो अब इस डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इधर के सर्कल्स जो होंगे वो इस डायरेक्शन में होंगे, है ना। अब सेम अगर इस टर्मिनल पे देखें तो अब करंट नीचे आएगा, यानी कि अगर इसको हम जूम देंगे तो फिर इस तरीके से दिखाई देगा ये हमें, तो फिर ये आ जाएगा नीचे, नीचे की साइड करेंगे तो इस तरीके से आएगा, यानी कि क्लॉकवाइज, तो इधर क्लॉकवाइज इधर एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। देखो तो मैंने डायरेक्शन भी मार्क कर दी है, अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, अगर घड़ी की दिशा में जाएगा तो क्लॉकवाइज, और अगर ऐसे क्रॉस दिखाई दे रहा है तो इनवर्ड, और अगर डॉट दिखाई दे रहा है तो आउटवर्ड। इसको कैसे याद रख सकते हैं कि मान लो तुम्हारे पास तीर आ रहा है एक चलता हुआ, है ना, एक तीर छोड़ेंगे तो पहले तुम्हें उसका पॉइंट दिखाई देगा, अगर तुम्हारी तरफ आएगा तो वो तुम्हें पॉइंट की तरह दिखाई देगा, तो इसलिए आउटवर्ड। लेकिन जब तुम इसे छोड़ दोगे ऐसे, यानी कि तीर कैसे होता है, इस तरीके से होता है ना, ऐसे इस तरीके से, है ना, तो जब तुम उसे छोड़ दोगे ऐसे अंदर जा, अगर वो दूसरी साइड जा रहा है तो तुम्हें पीछे का उसका क्रॉस दिखाई देगा, तो ऐसे ही मान सकते हो तुम, ये इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, आउटवर्ड। ओके, तो ये डायरेक्शन जरूर मार्क कर लेना, है ना। ओके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना कि अगर कोई स्ट्रेट वायर है और करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, इनवर्ड या फिर आउटवर्ड। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लॉक फेस रूल। अब ये क्या बोलता है, अब ये बोलता है कि अगर करंट किसी भी लूप के अंदर, किसी भी सर्कुलर लूप के अंदर क्या है, करंट एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज है, ये मैंने क्लॉकवाइज बनाया यानी कि घड़ी की दिशा में, तो वो कौन सा पोल शो करेगा, साउथ पोल, और इसके पीछे क्या होगा, नॉर्थ पोल। सिंपल ये समझो कि क्लॉकवाइज करंट जब भी किसी लूप में फ्लो होगा तो वो साउथ पोल इंडिकेट करेगा कि वो साउथ पोल है, और वैसे ही अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट किसी में फ्लो हो रहा है उल्टी दिशा में, यानी क्लॉक की उल्टी दिशा में, तो फिर वो क्या हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल। ओके, इसे कैसे याद कर सकते हैं, एंटी में क्या आ रहा है, एन, तो एन फॉर नॉर्थ, और बाकी का बचा हुआ क्लॉकवाइज में क्या आएगा, साउथ पोल। अब हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। सोलेनॉइड क्या है, सिर्फ अभी हमारा स्ट्रेट वायर था, अब हम उसे कॉइल कर देंगे, यानी कि उसे रिंग शेप में बना देंगे स्प्रिंग की तरह, और उसमें क्या कर देंगे, उसे करंट से, बैटरी से कनेक्ट करके करंट आ जाएगा। तो याद रखना सोलेनॉइड की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो जस्ट किसकी जैसी होती है, बार मैग्नेट की तरह। जैसे बार मैग्नेट क्लोज लूप क्लोज्ड कर्व बनाती है वैसे ही सोलेनॉइड भी क्लोज्ड कर्व बनाता है, यानी कि नॉर्थ से निकलेगा और कहाँ जाएगा, साउथ में, फिर साउथ से अंदर नॉर्थ में। ओके, तो सोलेनॉइड के अंदर कैसी फील्ड होती है, सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म फील्ड होती है, इसे याद रखना है इस पॉइंट को। ओके, नेक्स्ट है इसकी स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, सिंपल है, करंट को इंक्रीज कर दे, दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दे, तीसरा नेचर ऑफ कोर मटेरियल। इसका मतलब क्या है, अब देखो जब हम स्प्रिंग बनाते हैं, इसे कॉइल फॉर्म में बनेंगे तो अंदर इसकी जगह होगी, तो हमें क्या करना है, इसे एक आयरन का टुकड़ा लेना है और उसके ऊपर क्या कर देना है, इसे ऊपर रैप कर देना है, उसके ऊपर रैप कर देंगे, तो इससे क्या होगा, जब करंट फ्लो होगा तो आयरन में भी करंट फ्लो होगा, प्लस उसमें जो लपेटा हुआ वायर है उसमें भी करंट फ्लो होगा, तो दोनों ही क्या करेंगे, दोनों ही मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, तो आयरन की अलग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और वायर की अलग, तो दोनों ऐड होकर बहुत ज्यादा हमें मैग्नेटिक फील्ड अच्छी से देंगी। ओके, तो इसलिए हम नेचर ऑफ कोर भी इसमें इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका ही अब मैंने क्या कर दिया, सिंपल जो लास्ट वाला ऑप्शन मैंने समझाया था कि एक आयरन का टुकड़ा लेना है और उस पर रैप कर देना है वायर, तो उसको भी एक अलग कॉन्सेप्ट बना दिया, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि वैसी मैग्नेट जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है, अगर करंट उसमें फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेट की तरह वर्क करेगी, अगर करंट उसमें फ्लो नहीं हो रहा है तो वो मैग्नेट की तरह वर्क नहीं करेगी। तो ऐसे ही क्या किया हमने, इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट है, क्योंकि करंट बंद कर दिया तो वो मैग्नेट नहीं होगी, इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट दैट वर्क्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू अ कॉइल अराउंड अ मैग्नेट, यानी कि ये तभी वर्क करेगी जब करंट फ्लो होगा। ओके, कैसे, देखो ये आयरन का टुकड़ा है, इसके अंदर आयरन का बार, और फिर करंट, इसमें करंट हमने स्विच ऑन किया तो हमने देखा कि फील्ड लाइंस नॉर्थ से कहाँ जा रही है, साउथ, और साउथ से नॉर्थ, यानी कि बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा, बट लेकिन इसकी स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे, करंट इंक्रीज करके, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके, प्लस नेचर ऑफ कोर मटेरियल, जो मैंने बताया इसके अंदर कौन से नेचर का मटेरियल हम डालेंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि व्हाई डू वी यूज आयरन कोर रेदर देन स्टील। इस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लेना, मैंने इसका आंसर लिख दिया है। ओके, हम क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जो कोर डाला है, यानी कि ये जो बीच में ब्लॉक डाला है, ये आयरन का क्यों डाला है, स्टील का क्यों नहीं डाला, क्यों, क्योंकि इसका आंसर है बिकॉज आयरन लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म आफ्टर करंट गेट्स स्विच्ड ऑफ, है ना, यानी कि क्या है कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट इसे बनाएंगे, अगर इसके अंदर आयरन कोर हुआ तो जैसे ही हम करंट को ऑफ करेंगे, यानी कि बैटरी को रिमूव करेंगे, तो क्या होगा, करंट बंद हो जाएगा, तो करंट बंद होते ही जो आयरन होगा वो अपने पहले जैसे स्टेट में आ जाएगा, यानी कि पहले वो एक कंडक्टर था, मैग्नेट नहीं है, वो क्या है, कंडक्टर, उसे सिर्फ मैग्नेट की तरह बिहेव करना है तब जब उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो जैसे ही करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा, यानी कि अपना मैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी को लूज कर देगा।
बट स्टील डज नॉट लूजेज इट मैग्नेटिज्म एंड इट बिकम परमानेंट मैग्नेट। बट स्टील क्या है, स्टील का अलग ही केस है। स्टील में जब हम करंट, स्टील को जब हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, तो करंट ऑन करते ही वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है, चलो अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही हम करंट को बंद करते हैं, वो अपनी पहली वाली स्टेट में नहीं आती, वो अपने आप को मैग्नेट समझने लग जाती है, तो वो बन जाती परमानेंट मैग्नेट, यानी कि वो अपनी मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी को लूज नहीं कर पाती। इस वजह से क्या होता है, स्टील को हम यूज नहीं करते क्योंकि वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगी ना, इसलिए। लेकिन हमें तो सिर्फ तभी चाहिए जब करंट ऑन हो, इसलिए हम स्टील को यूज नहीं करते। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड का डायग्राम आता है, तो याद रखना यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है और सारी फील्ड लाइंस एकदम इक्वल डिस्टेंस बनानी है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे। और एरोस को ध्यान में इंडिकेट करना, देखो नॉर्थ से हमेशा निकलती है और साउथ में एंटर करती है, इसीलिए साउथ पोल है, इसीलिए नॉर्थ पोल है। अगर मैं वहां पे एरोस बना दूं तो वो साउथ हो जाएगा क्योंकि उसमें जा रही है, और यहाँ से यहाँ पे नॉर्थ पोल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब हम स्टार्ट करने वाले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये क्या बताता है, ये रूल हमें बताएगा कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या फिर मैग्नेट है, उनके बीच में कोई हम करंट कैरिंग वायर को रख देंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि ये भी मैग्नेट और ये भी मैग्नेट, तो मैग्नेट एक दूसरे पे क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। तो फोर्स की वजह से वो वायर हिलने डुलने लगेगा, तो वो किधर की साइड हिलेगा, तो ये हमें कौन बताता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो याद रखना, राइट हैंड थंब रूल से हमें फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता चलती है और इससे हमें पता चलता है कि फोर्स कहाँ लगेगा, एक करंट कैरिंग वायर पे या फिर कंडक्टर पे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हमें इस तरीके से स्ट्रेच करनी है अपनी लेफ्ट हैंड की फिंगर हमें क्या करनी है, इस तरीके से स्ट्रेच करनी है सच दैट सेंटर फिंगर कौन सी है, ये वाली सेंटर फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन दे। और फिर क्या है, फोर फिंगर जो कि हमारी ये वाली है, फोर फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो तो हमारा थंब क्या देगा, एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये थंब क्या देगा, फोर्स की डायरेक्शन। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, FMC, F फॉर फोर्स, F फॉर मैग्नेटिक फील्ड और C फॉर करंट, यानी कि फादर मदर चाइल्ड, इस तरीके से भी याद करते हैं। F फॉर फादर यानी कि फोर्स, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड और C फॉर करंट यानी कि चाइल्ड। ओके, तो देखो अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड की, अब इसमें हमें बताना है। तो देखो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से होंगी, नॉर्थ से साउथ। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि देखो जैसे FMC है हमारा, तो नॉर्थ से साउथ जा रहा है यानी कि FMC, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ है, नॉर्थ से साउथ, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड को रखो इस डायरेक्शन में, रख दिया। फिर है हमारा करंट हमारा ऊपर, यानी कि ये ऊपर जा रहा है वायर, तो करंट ऊपर, लेकिन इसको विदाउट चेंजिंग, इसको यानी कि तुम उसे ऊपर करने चक्कर में इसको उल्टा सीधा कर दो, तो नॉर्थ और साउथ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उधर ही रखो, बस करंट को ऊपर, तो ऐसे करंट ऊपर नॉर्थ साउथ। तो फिर हमारा जो थंब है वो कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, अंदर पॉइंट आउट कर रहा है, यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, इनवर्ड। इसे भूल तो नहीं गए कहीं तुम, तो क्रॉस का क्या था, इनवर्ड, तो ये लगेगा इनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ऐसे ही मैं क्या करूँ, नॉर्थ और साउथ है, तो अब मैं इस वायर को क्या कर दूं, इस डायरेक्शन में कर दूं, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, यानी कि अब क्या हो जाएगा, ये आउटवर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके का फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। फिर है एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि मैक्सिमम कब फोर्स मैक्सिमम लगेगा, किसी वायर पे फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा, जब ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो, यानी कि ये वायर क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये रही, तो वायर जो होगा वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। तो जब वायर इसके परपेंडिकुलर है तब सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और जीरो कब लगेगा, जब ये दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाएंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर और करंट कैरिंग कंडक्टर भी इधर, तो हम ये ऐसे थोड़ी ना लगाएंगे, इसलिए जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, जीरो। तो याद रखना फोर्स कब जीरो होगा, जब वायर करंट कैरिंग कंडक्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, पैरेलल हो। ओके, अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डोमेस्टिक सर्किट। कुछ अपने घर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा डोमेस्टिक सर्किट क्या है, 3 टाइप के वायर होते हैं, अर्थ वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। अर्थ वायर क्या होता है, अर्थ वायर ग्रीन कलर का होगा और न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का और लाइव वायर रेड कलर का होगा। तो देखो सबसे पहले लाइव वायर जाएगा। लाइव वायर, देखो लाइव वायर में क्या होता है, वोल्टेज 220 वोल्टेज करंट को यही ले जाता है, और लौटा के कौन लाता है, न्यूट्रल वायर लौटा के आता है। फिर अर्थ वायर का क्या काम है, इसको हम देखेंगे अभी। तो लाइव वायर का काम क्या है, करंट को पहुंचाना। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट फ्यूज सेफ्टी डिवाइस है, तो इसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे आगे। तो फ्यूज क्या है, लाइव वायर फ्यूज से गया। फिर हमारा इलेक्ट्रिक मीटर जो कि आपके घरों में लगा रहता है। फिर हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जो एक ऐसा बॉक्स जो सारे सर्किट को भेजेगा, पूरा बॉक्स, यानी कि इस रूम के लिए भी वायर निकलेगा, इस रूम के लिए वायर जाएगा उस रूम में, तो सारे जो वायर्स होंगे उसी में से निकले होंगे। फिर देखो क्या है कि हमारा लाइव वायर इस स्विच में, फिर सेम से हमारा न्यूट्रल वायर आया, न्यूट्रल वायर फिर इसमें, और फिर अर्थिंग हमारी ऊपर से आएगी इस तरीके से। अगर हमारा क्या है इस तरीके का स्विच बोर्ड होता है तो इसमें गया हमारा लाइव वायर जो करंट को ले जाएगा,
और इसमें से निकलेगा न्यूट्रल वायर जो करंट को लौटा के लाएगा, और इसमें क्या होगा, अर्थिंग होगी, ओके, अर्थ वायर होगा। तो हमारा इस तरीके का डोमेस्टिक सर्किट है ये। अब देखो क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, शॉर्ट सर्किटिंग याद रखना, लाइव वायर का जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 220 है, और न्यूट्रल वायर का 0 और अर्थ वायर का भी क्या होता है 0 वोल्ट। तो देखो शॉर्ट सर्किटिंग इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही क्या होता है, करंट फ्लो होता है। अब शॉर्ट सर्किट पे चलते हैं। शॉर्ट सर्किट कब होता है कि जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्या होते हैं, आपस में टच कर जाते हैं। अब हमें पता है इनकी इंसुलेशन लगी रहती है, लेकिन बाय चांस इंसुलेशन रिमूव हो गई तो एक्चुअल में क्या होता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्या हो जाते हैं, टच कर जाते हैं। अब टच होने से क्या होगा, इसका वोल्टेज 220 वोल्ट है और इसका 0, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 220 वोल्ट का, तो करंट हायर से लोअर में फ्लो होने लग जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, चिंगारियां से निकलेंगी। तो इस वजह से क्या होता है शॉर्ट सर्किट। और ओवरलोडिंग की क्या होगी, जब हम एक ही सेम टाइम पे, जैसे मान लो तुम्हारे घर में भी होता होगा कि एसी चालू है तो समर बंद कर दो, या फिर समर चालू हो रहा है तो फिर एसी बंद कर दो। तो क्यों बोलते हैं, ताकि ओवरलोडिंग ना हो जाए, क्योंकि अगर हम हाई, ये सारे जो अप्लायंसेज है एसी कूलर और फ्रिज वगैरह, ये सब एक ही टाइम पे स्टार्ट हो गए तो मीटर पे लोड पड़ता है, लोड पड़ने की वजह से ओवरलोडिंग हो जाती है। यानी कि अगर ये सब एक साथ चालू हो गए तो हाई वोल्टेज लगेंगे, यानी कि करंट ज्यादा लगेगा, तो करंट ज्यादा देने के चक्कर में मीटर की धज्जियां उड़ जाती हैं। इस वजह से क्या होता है, ओवरलोडिंग होता है कि जब हम बहुत सारे अप्लायंसेस को, बहुत पावर वाले अप्लायंसेस को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो तब हमारी हो जाती है ओवरलोडिंग। ओके, तो ये जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे फटाफट अर्थिंग पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्यूज, जो मैंने बताया था, जो कि हमारा कहाँ पर है, यहाँ लग रहा है। तो फ्यूज क्या होता है, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस हैविंग अ शॉर्ट लेंथ ऑफ टिन प्लेटेड कॉपर वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट व्हिच मेल्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट इफ करंट एक्सीड्स अ सेफ वैल्यू। यानी कि इसका मतलब क्या है कि फ्यूज एक क्या है, एक तरीके का अप्लायंस है, सेफ्टी डिवाइस है। तो एक्चुअल में क्या है कि मान लो अगर आयरन है हमारी 15 एम्पियर पे वर्क कर रही है, चलो मान लो एसी है, एसी हमारा क्या है 15 एम्पियर पे वर्क कर रहा है। तो अगर 15 एम्पियर से जैसे ही करंट ज्यादा हुआ, 15 एम्पियर से मान लो 15.2 एम्पियर करंट भी हुआ, तो फटाफट जो हमारा ये जो फ्यूज है वो मेल्ट कर जाएगा और सर्किट क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, तो करंट आगे बढ़ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से एसी को डैमेज होने से बच जाएगा और बहुत सारी चीजें शॉर्ट सर्किटिंग भी होने से बच जाएगी, फायर लगने से बच जाएगी। तो फ्यूज क्या है, सिंपल एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि क्या करता है, करंट की वैल्यू एक्सीड होने से, सेफ वैल्यू होती है तो करंट की वैल्यू एक्सीड होने से क्या होता है कि वो फटाफट मेल्ट कर जाता है और सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक। ऐसे ही देखो जैसे 15 एम्पियर का है तो इसके लिए 15 एम्पियर का ही क्या लगेगा, फ्यूज, क्योंकि 15 एम्पियर से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो फटाफट मेल्ट कर जाएगा। अगर 5 एम्पियर पे कोई वर्क करता है तो 5 एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे, ताकि करंट अगर 5 एम्पियर से थोड़ा सा भी ज्यादा हो तो वो फटाफट मेल्ट हो जाए और सर्किट को क्या कर दे, ब्रेक कर दे। तो आप ये आंसर आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो कि फ्यूज का क्या काम है। प्लस इससे याद रखना कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है, जो कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था, उसका भी वीडियो डल चुका है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब जैसे ही करंट इससे फ्लो होता है, करंट जब ज्यादा फ्लो होने लग जाता है तो ज्यादा करंट फ्लो होने से क्या होता है, हीट ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो करंट के ज्यादा बढ़ने से क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, उस हीट की वजह से ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट इसलिए जल्दी हो जाता है क्योंकि इसका पहले से ही मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस लो मेल्टिंग पॉइंट वाले एलिमेंट को यूज करते हैं ये सेफ्टी डिवाइस बनाने के लिए। तो फिर अर्थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हम इसी क्वेश्चन आ सकता है कि वाई डू वी अर्थ अप्लायंसेस, मेटेलिक अप्लायंसेस, तो उनको अर्थ क्यों किया जाता है, क्योंकि वी अर्थ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज, यानी कि उनको अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए और उनको खराब होने से। क्यों, अर्थिंग प्रोवाइड अ सेफ पाथ फॉर एक्स्ट्रा करंट टू फ्लो इट इन द ग्राउंड, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ शॉक, फायर एंड शॉर्ट सर्किटिंग। यानी कि अर्थ वायर एक इजी पाथ फ्लो करवाती है। जैसे मान लो कि ये कोई मेटलिक का ऑब्जेक्ट है, ये कोई मेटल का अप्लायंस है, इसमें से अगर हमने अर्थिंग करवा दी तो अगर बाय चांस कोई लीकेज हो जाती है करंट की, यानी कि लाइव वायर की इंसुलेशन हट जाती है तो करंट की लीकेज हो गई, तो ये तो मेटल की बॉडी है तो पूरे में करंट फ्लो हो जाएगा। तो अगर इस केस में अगर किसी ने इसे क्या कर लिया, छू लिया, तो फिर उसे क्या लग सकता है, शॉक लग सकता है। इसलिए क्या करती है अर्थिंग, क्या करती है कि जैसे ही इसमें करंट फ्लो होता है तो फटाफट, क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है तो यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन हो गया, तो करंट फटाफट नीचे फ्लो हो जाता है अर्थ के थ्रू, और यहाँ से हम क्या होता है कि यहाँ से हम बच जाते हैं शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक होने से। यानी कि ये जितने भी लीकेज होता है या फिर एक्स्ट्रा करंट जो होता है लीक हो जाता है तो उसको वो फटाफट अर्थ में ले लेता है, अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से क्या है, हम शॉक से बच जाते हैं और हमारा अप्लायंस जो है वो डैमेज से बच जाता है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वन शॉट। तो मेक श्योर कि इसे आप पूरा पढ़ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए और एग्जाम में अच्छा कीजिए।